फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग ने ब्रीथिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होगा? सो CO2 एंड O2। ठीक है, किसका एक्सचेंज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का इसमें एक्सचेंज होगा। कौन करेगा? इसमें प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट कौन सा है? प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई, जिसके थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। सो प्राइमरी साइट कौन सा है? प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई, जिसके थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। उसके बाद और कहाँ से होगा गैसेस का एक्सचेंज? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। और किससे होगा? ब्लड एंड टिश्यू में भी क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज प्राइमरी साइट कौन सा है? प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई, जिसके थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद और कहाँ से होगा? ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू से भी क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होगा? O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो आप समझ गए यहाँ तक कि हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। किसका एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और CO2 एक्सचेंज होगा। प्राइमरी साइट है एल्वियोलाई। ठीक है, प्राइमरी साइट कौन सा है जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा गैसेस का? एल्वियोलाई है। फिर सेकेंडरी साइट कौन सा और कहाँ से हो सकता है गैसेस का एक्सचेंज? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बिटवीन भी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। फिर देखो मतलब किसके थ्रू होगा ये? बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को कौन कौन सा रेट है जो डिफ्यूजन के इफेक्ट करेगा? ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करेगा? सो देखो कौन कौन सा फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का इफेक्ट करेगा उसको देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कितना गैस सॉल्युबल है। ठीक है, कितना गैस सॉल्युबल है मेंटेन क्या करेगा? इंपॉर्टेंट है किस लिए? डिफ्यूजन के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फिर सेकेंड है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। फिर क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन का कितना थिकनेस है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को 2 फैक्टर इफेक्ट करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन को 2 फैक्टर इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कितना गैस जो है वो सॉल्युबल है। सेकेंड है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये दोनों फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? आप फिर देखेंगे कौन कौन सा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का लेयर है। आप क्या देखेंगे? कौन कौन सा डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन का लेयर है। तो अब देखेंगे, इसको आप लिख लो, नोट कर लो। फिर देखेंगे अब कौन कौन सा डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन लेयर है। सो आप देखेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेयर, कौन कौन सा डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन लेयर है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेयर है थिन एक्वामस एपिथेलियम। थिन एक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, पहला क्या है? थिन एक्वामस एपिथेलियम। कहाँ? इन एल्वियोलाई। पहला हो गया। फिर देखो सेकंड लेयर कौन सा है? पहला लेयर क्या है? थिन एक्वामस एपिथेलियम है।
सेकेंड लेयर है एंडोथेलियम। सेकेंड लेयर क्या है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम सेकेंड लेयर है एंडोथेलियम। ये कहाँ पर है? इन एल्वुलर कैपिलरीज। कहाँ पर है? इन एल्वुलर कैपिलरीज। एल्वुलर कैपिलरीज में क्या है? एंडोथेलियम है, ठीक है, एंडोथेलियम है। फिर देखो थर्ड लेयर है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। टोटल 3 लेयर हैं जो होते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लेयर में, ठीक है। तो टोटल कितने लेयर हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेयर में? टोटल 3 लेयर हैं। सबसे पहले को बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम। सबसे पहले क्या है? थिन एक्वामस एपिथेलियम। वो कहाँ पर है? एल्वुलाई में है। सेकंड क्या है? एंडोथेलियम, जो कहाँ पर है? इन एल्वुलर कैपिलरीज में है। थर्ड है बेसमेंट। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। तो देखो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है ये लेयर। ये एल्वुलाई है, ठीक है। ये क्या है? एल्वुलाई। जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखेगा वो कौन सा है? थिन एक्वामस एपिथेलियम। ये देखो सबसे आउटर मोस्ट आपको लेयर दिख रहा है, जो आउटर साइड है। ये क्या है? इसको बोलेंगे एंडोथेलियम। ये क्या है? एंडोथेलियम। ये लेयर है एंडोथेलियम और एंडो आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एंडोथेलियम, ठीक है। फिर देखो जो इनर लेयर है ब्लू कलर का, आपको देख रहे हैं कौन सा लेयर है? इसको बोलेंगे एक्वामस एपिथेलियम। ये क्या है? एक्वामस एपिथेलियम। और जो आपको देखो जो दिख रहा है आपको एक्वामस एपिथेलियम और एंडोथेलियम के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक कौन सा मेम्ब्रेन है? इसी को बोलेंगे क्या? इसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। टोटल मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लेयर में, डिफ्यूजन लेयर में, ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में टोटल 3 लेयर होते हैं। पहला होता है थिन एक्वामस एपिथेलियम, जो एल्वुलाई में है। सेकेंड है एंडोथेलियम इन एल्वुलर कैपिलरीज। ये क्या है? ये कैपिलरीज आपको शो हो रहा है यहाँ पर, क्या है? यही लेयर को बोलेंगे एंडोथेलियम। फिर है थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। टोटल 3 लेयर होते हैं। सो आप डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्या डिस्कस करेंगे? आप डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है एल्वुलर से टिश्यू तक, एल्वुलाई से एल्वुलस से टिश्यू तक, और टिश्यू से एल्वुलस तक कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। किसका? कौन कौन सा गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे एक्सचेंज का गैसेस होता है उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे गैसेस का एक्सचेंज, इसको नोट कर लो। फिर देखेंगे अब हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो सबसे पहले देखो ये जो आपको सबसे आउटर मोस्ट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इस पार्ट को बोलेंगे, ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? एल्वुलाई, एल्वुलस, ठीक है, एल्वुलस। ये क्या है? इसको एक कौन सा है? इसको बोलेंगे एल्वुलस है। फिर आपको जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, इसको बोलेंगे, ये कौन सा पार्ट है? पल्मोनरी विन। एक कौन? इसको बोलेंगे पल्मोनरी 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 विन, ठीक है। कौन सा पार्ट है? पल्मोनरी विन है। राइट साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो दिख रहा है ये क्या है? पल्मोनरी विन। और जो राइट साइड में है इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी विन है। एक कौन कौन सा पार्ट है? पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो जो आपको नीचे वाला पाइप दिख, ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट है। इसके बाद इस पार्ट को बोलेंगे क्या? सिस्टमेटिक आर्टरीज। ये क्या है? सिस्टमेटिक आर्टरीज है।
सिस्टमेटिक आर्टरीज है, ये वाला हो जाएगा सिस्टमेटिक वेन। ये क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक वेन। ये वाला पार्ट हो जाएगा सिस्टमेटिक वेन। तो यहाँ तक क्लियर हो आप कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बोलता है। और ये कौन सा पार्ट है? आप जो नीचे में जो आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, जो टिश्यू दिख रहा है, इसी को बोलेंगे ब्लड टिश्यू। ये कौन सा है? ये है बॉडी टिश्यू। ये क्या है? बॉडी टिश्यू है, ये बॉडी टिश्यू। तो आप समझ गए हो अभी तक कि कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। क्लियर है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर? कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसे अपर पार्ट को बोलेंगे एल्वुलस, जो अपर साइड है। फिर इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। फिर इसको इस पाइप को बोलेंगे कौन सा? सिस्टमेटिक आर्टरीज। ये क्या है? सिस्टमेटिक वेन्स। जो सिस्टमेटिक आर्टरीज है, जो सिस्टमेटिक आर्टरीज है, क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टमेटिक आर्टरीज कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमेटिक वेन्स कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला? ध्यान से सुनो। जो सिस्टमेटिक आर्टरीज है, ये क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो ये सिस्टमेटिक वेन है, ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप समझ गए कि जो सिस्टमेटिक आर्टरी से क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमेटिक वेन कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप समझो सबसे पहले क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? सो देखो, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? सो एटमॉस्फेरिक एयर है 159, ठीक है, 159 mm मिलीलीटर Hg। इतना क्या है? इतना एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है। इतना एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? एटमॉस्फेरिक एयर है 159, ठीक है, 15900 mm Hg। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर है। किसका? ऑक्सीजन का। किसका है? ये ऑक्सीजन का है। किसका है? ये ऑक्सीजन का है। ये किसका है? ऑक्सीजन का है, O2 का है। अब एटमॉस्फेरिक एयर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? CO2 का कितना है? सो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? उसका है 0.3। कितना है? 0.3 mmHg। तो आप देख समझ रहे होगे कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है। उसमें कितना है? 159 mmHg है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो कितना है? वो है 0.3 mmHg। एक कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर है। अब जब एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग के कंडक्टिंग पार्ट में जाएगा, जब ये एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाएगा? ये जाएगा हम लोग के कहाँ? कंडक्टिंग पार्ट में। कंडक्टिंग पार्ट किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर पूरे कहाँ तक? ब्रोंक्यूल्स तक। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर पूरे कहाँ तक? ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं क्या? कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर है आप? कंडक्टिंग पार्ट कौन सा किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। जो क्या कर देता है? जो कंडक्ट करेगा। जब जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एल्वुलस तक पहुंचेगा, जब एटमॉस्फेरिक एयर है वो एल्वुलस तक पहुंचेगा, मतलब ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वुलस तक पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? देखो, आप उसको बोलेंगे पार्शियल। आप कंफ्यूज मत होना। PO2 मतलब क्या है या PCO2 मतलब क्या है? P मतलब क्या है? P मतलब है पार्शियल प्रेशर। P फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। P क्या है? पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का देखो, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब एल्वुलस में पहुंचेगा, एटमॉस्फेरिक एयर से कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा एल्वुलस में। सो एल्वुलस में उसका एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एल्वुलस में क्या होगा? उसका पार्शियल ऑक्सीजन कितना होगा? देखो, सो एल्वुलस में जो पार्शियल ऑक्सीजन है PO2 है, क्या है?
पार्शियल ऑक्सीजन हो कितना है बचेगा, वो हो जाएगा 104। कितना होगा बचेगा, खाली 104 हो जाएगा, 104 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना हो जाएगा 40 mmHg। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, जब जो ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर में था कितना, एटमॉस्फेयर में था 159 था, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना था 159 था, लेकिन जब वो कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू, जब वो कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू कहाँ पहुँचा, एल्बुलस में पहुँचा, तो कितना हो गया 104 हो गया, मतलब घट गया। क्यों कम हुआ, कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है बताया था आपको, कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन होता है, क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, जो एयर होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एयर कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में, भाप बनते हैं, मैं आपको बताया था पार्ट 1 में, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कनेक्टिंग पार्ट में क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन होता है, उसके चलते क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका लेवल डिक्रीज होगा, जिसके चलते क्या होगा ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। तो आप समझ गए कि क्यों, मतलब जो ऑक्सीजन था वो कम हो गया, क्यों ऑक्सीजन एल्बुलस में कम हो गया, और क्यों जो कौन और क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गया, क्योंकि क्या होता है एल्बुलस में क्या क्या रिलीज हो रहा है, कंटिन्यूसली एल्बुलस में रिलीज हो रहा है CO2। एल्बुलस में क्या हो रहा है कंटिन्यूसली कि क्या रिलीज हो रहा है, उसमें CO2 रिलीज हो रहा है। उसीलिए जो CO2 का वैल्यू है, जो CO2 है वो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो जाएगा कहाँ, एल्बुलस में। तो समझ गए आप यहाँ तक कि अब एल्बुलस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 104 है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mmHg है। आप समझो, अब ये है जो ऑक्सीजन है और एयर है, ठीक है, जो PO2 है और CO2 है, अब कहाँ आएगा ये पहुँचेंगे अब पल्मोनरी विन में। अब कहाँ आएंगे ये, अब आएंगे ये पल्मोनरी विन में। यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है CO2, और यहाँ से कौन आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है। तो समझो आप सबसे पहले किस में आएंगे, पल्मोनरी विन में आएंगे, पल्मोनरी विन के बाद किस में आएंगे, उसके बाद ये आएंगे सिस्टमेटिक आर्टरीज में। आप किस में आएंगे, सिस्टमेटिक आर्टरीज में आएंगे। सिस्टमेटिक आर्टरीज क्या है, सिस्टमेटिक आर्टरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें क्या है सिस्टमेटिक आर्टरीज में क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, सिस्टमेटिक आर्टरीज में क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। तो समझो जब ये एल्बुलस से जो ऑक्सीजन थे और कार्बन डाइऑक्साइड थे, ठीक, O2 एंड CO2 कहाँ पहुँचेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास पहुँचेंगे, किसके पास पहुँचेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जब पहुँचेंगे तब क्या होगा, फिर से जो ऑक्सीजन का लेवल था वो डिक्रीज होगा, फिर से क्या होगा, जो PO2 है अब कितना होगा देखो, जो PO2 हो कितना बचेगा, PO2 कितना हो जाएगा 95 mmHg, कितना हो जाएगा 95 मिलीलीटर Hg, और जो CO2 है वो सेम रहेगा 40 mmHg। तो आप फिर से मतलब पूछोगे कि कैसे, मतलब फिर से अब क्यों डिक्रीज हो गया, जो ऑक्सीजन का लेवल था वो फिर से डिक्रीज क्यों हो गया। तो भाई समझो जो पल्मोनरी वेन है एक मतलब बॉडी का जो पार्ट है वो कुछ ना कुछ पार्ट को तो ऑक्सीजन यूज़ करेगा ना, कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट अपना ऑक्सीजन यूज़ करेगा, उसीलिए डिक्रीज हुआ है। समझ गए बात को। तो जब एल्बुलस से कहाँ आया, एल्बुलस से ऑक्सीजन आया किसके पास, सिस्टमेटिक आर्टरीज के पास, तो फिर से जो ऑक्सीजन का लेवल था वो डिक्रीज हुआ, कितना हुआ PO2 कितना हो गया 95 mmHg, और PCO2 कितना हो गया वो सेम रहेगा 40 mmHg। यहाँ तक क्लियर हो आप। फिर देखो अब जो ऑक्सीजन है और CO2 है वो कहाँ जाएंगे, अब वो पहुँचेंगे बॉडी टिश्यू के बाद, किसके पास पहुँचेंगे वो, अब किसके पास जाएंगे, बॉडी टिश्यू के पास जाएंगे। लेकिन आप इसमें भी ध्यान रखना बॉडी टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में क्या रिच है, टिश्यू में रिच है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिच है, क्योंकि CO2 में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, CO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, टिश्यू में क्या हो रहा है ग्लूकोज है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है CO2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, टिश्यू में क्या हो रहा है ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है CO2 रिलीज हो रहा है। यहाँ तक समझ गए, टिश्यू में क्या हो रहा है ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है CO2 रिलीज हो रहा है। तब क्या होगा बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन, देखो सो बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कितना हो जाएगा, इसमें जो ऑक्सीजन होंगे PO2 वो कितना होगा इसमें
40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहेगा, मतलब PCO2 कितना होगा 45 mmHg, 45 mmHg। समझ गए बात को। टिश्यू में क्या हो रहा है, आपने बताया आपको, टिश्यू में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है। तो क्या होगा, टिश्यू, बॉडी टिश्यू में जो लेवल है ऑक्सीजन का कितना रहेगा, बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल हो रहेगा 40 mmHg और CO2 का लेवल रहेगा कितना 45 mmHg। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन को कौन ऑब्जर्व कर लिया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिए बॉडी टिश्यू, ठीक है, ऑक्सीजन को कौन ले लिए, ऑक्सीजन को अब ले लिए हैं बॉडी टिश्यू। उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा कहाँ, सिस्टमेटिक वेन के पास। अब किसके पास जाएगा, अब जाएगा वो सिस्टमेटिक वेन के पास। जब सिस्टमेटिक वेन के पास जाएगा, जब सिस्टमेटिक वेन के पास जाएगा, मतलब सिस्टमेटिक वेन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिस्टमेटिक वेन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जब पहुंचेगा, ठीक है, कौन पहुंचेगा, PO2 एंड CO2, तब उसका लेवल क्या होगा, देखो तब क्या होगा, तब सेम वही, मतलब PO2 का लेवल कम रहेगा, मतलब 40 mmHg और PCO2 का लेवल कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा, इसका रहेगा 45 mmHg, 45 mmHg। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे, मतलब पूरा ये सर्कल चल रहा है, कैसे ऑक्सीजन का कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, किसके बिटवीन में, फ्रॉम एल्वुलस टू टिश्यू, किसके थ्रू हो रहा है, एल्वुलस से टिश्यू तक हो रहा है, बॉडी टिश्यू तक, और बॉडी टिश्यू से एल्वुलस तक हो रहा है। कैसे ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रहा है। क्लियर हो आप इससे, ठीक, समझ गए होगे। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनो फिर से। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, PO2 का लेवल कितना रहेगा, PO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में है 159 और CO2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में कितना 0.3। जब वो पहुंचेंगे एल्वुलस के पास, जब वो पहुंचेंगे किसके पास, जब पहुंचेंगे वो एल्वुलस के पास, तो उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू मूव करेंगे। जब कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू मूव करेंगे तो उसमें क्या हो, कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा और कितना हो जाएगा उसका, PO2 हो जाएगा 95, सॉरी PO2 कितना होगा 104 mmHg और ऑक्सीजन हो जाएगा 40 mmHg। फिर जब वो पहुंचेंगे पल्मोनरी वेन के पास, जब वो पहुंचेंगे पल्मोनरी वेन के पास तो कितना हो जाएगा, जब पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज के पास पहुंचेंगे। अब किसके पास पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे पल्मोनरी आर्टरीज के पास। पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, फिर से जो PO2 का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। जो PO2 है वो डिक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा, फिर से PO2 हो जाएगा 95 और जो PCO2 है वो कितना हो जाएगा 40 mmHg। फिर जब बॉडी उसको कितना ऑब्जर्व करेगा, बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन को कितना, ऑक्सीजन का लेवल कितना रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल रहेगा कितना 40 mmHg और CO2 का लेवल रहेगा कितना 45 mmHg। क्लियर, आप समझ गए। तो उसके बाद सिस्टमेटिक वेन में भी सेम रहेगा, 40 ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया है, ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा पल्मोनरी वेन आर्टरी में, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है और CO2 रिलीज हुआ है, उसीलिए CO2 का लेवल हाई है और ऑक्सीजन का कम है। फिर ये मूव कर लेंगे, ठीक है, फिर ये चल देंगे पल्मोनरी आर्टरी से मूव हो जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस समझ गए। ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो आप डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्या डिस्कस करेंगे, कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको आप लिख लो। फिर डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो आप डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से मतलब ध्यान से समझो, उसको देखो, आपको समझे, सिंपल है, बस पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है क्या क्या हो रहा है इसमें। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर आपको कोई टेंशन नहीं।
फिर उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं कि रट रट के खो जाओगे। सो सेकंड टॉपिक हम लोग क्या है, देखो सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, सो देखेंगे। सो गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। कौन कौन से गैसेस, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा। अब देखो, जो ब्लड से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, सबसे पहले है ब्लड करेगा। कौन करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है। कौन सा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, O2 और CO2 का O2 एंड CO2 का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। सो देखो, अब जो ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जो ऑक्सीजन है O2 है, इसको 97% ऑक्सीजन को 97% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, आरबीसी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ब्लड में ऑक्सीजन को 97% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन को 92% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, वो होगा आरबीसी के थ्रू। आरबीसी के थ्रू 97% ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, किसमें, ब्लड में। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 3% किसके थ्रू होगा, 3% होगा प्लाज्मा के थ्रू। डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के थ्रू होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में किसके थ्रू हो रहा है, 97% किसके थ्रू होगा, 97% होगा आरबीसी के थ्रू और 3% होगा प्लाज्मा के थ्रू। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का देखो, CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी में कितना परसेंट होगा। सो CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी में होता है 23%। कितना परसेंट, आरबीसी कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, आरबीसी करेगा उसको खाली 23% ट्रांसपोर्ट होगा, किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। आरबीसी और क्या, और 70% ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 70% ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 70% ट्रांसपोर्ट होगा। और बाकी का 7% किसके थ्रू होगा, जो 7% है ये होगा प्लाज्मा, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू होगा, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के थ्रू 7% ट्रांसपोर्ट होंगे। तो आप समझ गए कि कैसे, मतलब गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में गैसेस का ट्रांसपोर्ट कितना कितना परसेंट हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन का कर रहा है आरबीसी 97%, ऑक्सीजन का कर रहा है आरबीसी 97%, प्लाज्मा कर रहा है 3%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 23% कर रहा है कौन, आरबीसी, और 70% कर रहा है बाइकार्बोनेट, और 7% कर रहा है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे क्वेश्चन में जाए कि टोटल आप बताओ टोटल प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, टोटल प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे ये भी जो बाइकार्बोनेट है किसके थ्रू हो रहा है, इसको दोनों को प्लस कर दोगे, 70 + 7, तो आपको बोलोगे 77%। टोटल प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 77%। क्लियर, टोटल प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट, 77%। अब आप समझो, जो आरबीसी है, जो ऑक्सीजन है, इसको आरबीसी 97% क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये क्यों नहीं 3%, मतलब क्यों 3% खाली इसको ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू। जो ऑक्सीजन है वो क्यों, मतलब आरबीसी में 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड खाली 23%। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोल सोल्यूबल है ऑक्सीजन से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोल सोल्यूबल है किससे, ऑक्सीजन से। कितना परसेंट, कितना मच टाइम सोल्यूबल है, 20 to 25 टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स मच
सोल्यूबल है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? ऑक्सीजन से। उसीलिए जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में कम हो रहा है और आरबीसी में ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है इसका। सो CO2 क्या है? मच सोल्यूबल है किससे? ऑक्सीजन से। कितने टाइम से? 20 to 25 टाइम्स। कितना टाइम से? 20 to 25 टाइम्स मच सोल्यूबल है कार्बन डाइऑक्साइड। उसीलिए जो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसीलिए ट्रांसपोर्ट आरबीसी में कम होता है CO2 का। एक ही रीजन है, क्योंकि जो CO2 है मच सोल्यूबल है, मच सोल्यूबल देन O2। यहाँ तक समझ आ गया आपको? फिर देखो, फिर देखिए, आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। सो पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट, जो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन। क्या? हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या? हेमोग्लोबिन एक ब्लड कंटेनिंग, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग ब्लड पिगमेंट है, जो किसमें होता है? जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। सो जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। हेमोग्लोबिन के थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। सो हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा, जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा, हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा किसके साथ? हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। हेमोग्लोबिन Hb जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं Hb, हेमोग्लोबिन को बोलते हैं Hb। ये बाइंड करेगा किसके साथ? ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसके थ्रू क्या होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो आप समझ गए, जो हेमोग्लोबिन है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। हेमोग्लोबिन बाइंड करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या फॉर्म करता है? और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और क्या फॉर्म करता है? और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। समझ गए? आप समझो, जो एक हेमोग्लोबिन है, ठीक है, वो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक, समझो ध्यान से उसको, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन का एक हेमोग्लोबिन क्या करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप समझ गए कि जो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, जो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये क्या कैरी करता है? ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। एक Hb, हेमोग्लोबिन मतलब क्या है? Hb। एक Hb का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैरी करता है। समझ गए बात को? सो इतना तक आप समझ गए होंगे। सो अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्राफ इसको डिस्कस करेंगे, कर्व डिसोसिएशन ग्राफ। सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का जो ग्राफ है उसको देखेंगे। सो आप इसको लिख लो, फिर देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट ग्राफ। सो अब डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस इंपॉर्टेंट है टॉपिक आप, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ को आपको समझना है ध्यान से। सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आपको समझो, ये आपका क्या है, ग्राफ है। जो ये वाला पॉइंट है, ये 20, 40, 60, 80 और ये 100। ये जो वैल्यू है किसका है, ये है पार्शियल ऑक्सीजन का। किसका वैल्यू है ये है पार्शियल ऑक्सीजन का, PO2 का। ये किसका है, PO2 का वैल्यू है। इधर लिखेंगे सैचुरेशन, इधर क्या लिखेंगे, सैचुरेशन लिखेंगे। हाँ, 20, 40, 60, 80 और 100। ये क्या है, इधर है सैचुरेशन, इधर लिखेंगे हम लोग सैचुरेशन। ठीक है, इधर क्या है, इधर एक एक्स एक्सिस पर क्या, एक्स एक्सिस में है पार्शियल ऑक्सीजन है और वाई एक्सिस में है सैचुरेशन। क्लियर? आप समझो, सबसे पहले समझो आप सैचुरेशन। जो हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन है, अगर हेमोग्लोबिन में खाली एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर हेमोग्लोबिन में खाली एक ही ऑक्सीजन बाइंड हुए, हेमोग्लोबिन के साथ खाली एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन के साथ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड है, तो कितने परसेंट ऑफ सैचुरेशन है, और 25% सैचुरेशन है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड हुआ है तो कितना परसेंट सैचुरेशन है, खाली 25% सैचुरेशन है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बाइंड है तो कितना परसेंट सैचुरेशन है, तो अब होगा 50% सैचुरेशन। हेमोग्लोबिन के साथ, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए तो कितना परसेंट सैचुरेशन होगा, 50% सैचुरेशन। अगर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ 3 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए, तो आप बताओ मेरे को कितने परसेंट उसका क्या होगा, कितना परसेंट सैचुरेशन होगा उसका सैचुरेशन होगा कितना परसेंट, 75%। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए, तो अब कितना परसेंट सैचुरेशन होगा, अब होगा 100% सैचुरेशन। अब कितना होगा, अब होगा 100% सैचुरेशन। तो आप समझ गए कि अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ एक मॉलिक्यूल्स बाइंड है तो 25%, 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड हेमोग्लोबिन के साथ तो 50%, अगर 3 मॉलिक्यूल्स बाइंड है हेमोग्लोबिन के साथ तो 75%, अगर हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड है तो 100% सैचुरेशन होगा। क्या होगा, 100% सैचुरेशन होगा। मतलब इसका मतलब है, अगर ये क्या बता रहा है समझो ग्राफ, अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सैचुरेशन भी इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हो? अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी इंक्रीज होगा। समझ गए बात को? अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन का भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा। एक लिमिट, कौन सा लिमिट है, वो लिमिट है 100। अगर जो हेमोग्लोबिन के साथ अगर 4 मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बैंड हो गए, ठीक है, 100 पर पहुंच गया सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन 100 में पहुंच गया, उसके बाद आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज कर लो और सैचुरेशन इंक्रीज नहीं हुआ। ध्यान से सुनो क्या बोला। अगर एक बार अगर आपने पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर 100 से, अगर सैचुरेशन एक बार 100 में पहुंच गया, अगर सैचुरेशन एक बार 100 में पहुंच गया, उसके बाद आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लो, उसके बाद एक बार सैचुरेशन 100 पर पहुंच गया, 100% सैचुरेशन हो गया, अगर 100% सैचुरेशन हो गया, उसके बाद आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लो, कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लो, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। और वो लिमिट है, वो क्या है, एक लिमिट है। तो एक लिमिट प्रॉपर क्या होगा उसमें होगा। तो आप समझ रहे हो,
जो इसका ग्राफ है वो कैसे होगा आप समझो ध्यान से, कैसे ग्राफ होगा इसका। इसका ग्राफ होगा सिग्मोइड। इसका ग्राफ आपको कैसे सो रहा है, इसका ग्राफ है सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड इसका ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ है इसका, इसका ग्राफ है सिग्मोइड का, सिग्मोइड शेप। कौन सा शेप का है, सिग्मोइड शेप का है, सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व शो हो रहा है आपको, सिग्मोइड कर्व का जैसे आपको ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। ग्राफ कैसे शो हो रहा है, सिग्मोइड कर्व जैसे आपका ग्राफ शो हो रहा है। तो इसमें देखो, अगर सैचुरेशन, मैं आपको बताया आपको, अगर हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, मतलब अगर सैचुरेशन 25 है, ठीक है, ये यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 25 होगा, ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, 25 है। फिर उसके बाद 50, मतलब इसके बिटवीन में होगा, 50 है इसके बिटवीन में, मतलब 50 यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा 50% सेचुरेशन। फिर उसके बाद 75% सेचुरेशन, मतलब कहाँ पर होगा वो, यहाँ पर होगा, ठीक, यहाँ पर होगा। ये कितना परसेंट है, ये 75%। उसके बाद सेचुरेशन होगा कितना, 100%। ये क्या है, 100% सेचुरेशन है, ये आप हो जाएगा 100% सेचुरेशन, ये हो जाएगा 100% सेचुरेशन, ये यहाँ पर हो जाएगा 100% सेचुरेशन। अगर 100% सेचुरेशन हो गया, उसके बाद आप कितना भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे, तब भी आप उसके बाद इंक्रीज और नहीं होगा, उसके बाद और सेचुरेशन नहीं बढ़ेगा। सेचुरेशन का भी एक लिमिट है, सेचुरेशन का क्या है, सेचुरेशन का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप कितना भी इंक्रीज कर लो, बाद में और इंक्रीज नहीं होगा। समझ गए, तो आप समझो ग्राफ को आप कैसे समझोगे। अगर सेचुरेशन एल्वुलाई में क्या होता है समझो, इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो इंक्रीज होता है, ठीक, हाई होता है। एल्वुलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है। पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का क्या होता है, हाई होता है, किसमें, एल्वुलाई में। और पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होता है। CO2 क्या होता है, लो होता है। हाइड्रोजन आयंस लो होते हैं, टेम्परेचर भी लो होता है, ठीक है। कहाँ हो रहा है ये हो रहा है किसमें, एल्वुलाई में। एल्वुलाई में क्या हो रहा है समझो, एल्वुलाई में हो रहा है जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो हाई है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो है, H+ हाइड्रोजन आयंस लो हैं, टेम्परेचर लो है। ये सब कंडीशन किसके हैं, ये सब कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन। एक किसके कंडीशन है, ये सब कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन, ये सब कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा जब जो ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है कैसे मूव करेगा, ये लेफ्ट मूव करेगा। आपको ये ग्राफ कैसे शो होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ तो ग्राफ आपको कैसे, ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। एक कब मिलेगा ऐसे ग्राफ, जब कंडीशन क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। ये कैसा शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, इस शिफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। इस शिफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोलते हैं, जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो ग्राफ था, जो कर्व था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाल्डेन, हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि हाल्डेन इफेक्ट किसको बोलते हैं। अगर कंडीशन, एल्वुलाई में कंडीशन क्या होता है, एल्वुलाई में कंडीशन होता है फेवरेबल, एल्वुलाई में कंडीशन होता है फेवरेबल। उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, CO2 का लो होता है, H+ हाइड्रोजन आयंस का लो होता है, टेम्परेचर का भी लो होता है। हर कंडीशन, सब कंडीशन क्या शो करते हैं, फेवरेबल कंडीशन ही। एक कौन सा कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ तब क्या होगा, तब जो ग्राफ है ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा। इसको बोलते हैं, इफेक्ट को बोलेंगे हाल्डेन इफेक्ट, उस इफेक्ट को बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। आप समझो टिश्यू में क्या होता है, ये था एल्वुलाई का केस। टिश्यू में क्या होता है समझना, टिश्यू में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ये लो होता है। किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का।
टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, लो होता है, किसमें, टिश्यू में, और पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है। और क्या कंडीशन होता है, H+ भी, हाइड्रोजन आयंस भी क्या होता है, कंसंट्रेशन इसका हाई होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी हाई होता है, किसमें, टिश्यू में। और क्या होता है, टेम्परेचर है इसका भी क्या होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है हाई। सो अब जस्ट अपोजिट है, एल्वुलाई और टिश्यू में जस्ट अपोजिट है। एल्वुलाई में क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई था, लेकिन इसमें क्या है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, लो है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई है, टेम्परेचर कंसंट्रेशन हाई है, किसमें, टिश्यू में। ये सब कंडीशन शो करते हैं, ये सब कंडीशन क्या शो करते हैं, ये सब कंडीशन शो करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन शो करते हैं। इसके चलते क्या होगा, जिसके चलते तो ग्राफ है, जो ग्राफ है कहाँ मूव करेगा, ये ग्राफ है राइट शिफ्ट होगा, ग्राफ क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, जो ग्राफ है कहाँ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कहाँ मूव होगा, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, ग्राफ शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोहर्स इफेक्ट। सो बोहर्स इफेक्ट क्या है, आप समझ गए होंगे आप, बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ कहाँ मूव करेगा, ग्राफ शिफ्ट होगा राइट, ठीक है, ग्राफ शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट होगा ग्राफ का, ठीक है। कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, उसी इफेक्ट को बोलेंगे बोहर्स इफेक्ट। और जब ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, जब सिग्मोइड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट क्या शो कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में जो ग्राफ शिफ्ट होगा उसको बोलेंगे हाल्डन इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, हाल्डन इफेक्ट। आपको क्लियर समझ आया होगा पूरा ये, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, टिश्यू में। अल्वेओलस से टिश्यू तक कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप समझो, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, किसमें, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हर एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml किसका, 5 ml O2 ट्रांसपोर्ट होता है। क्या बोला, ध्यान से सुनो, एल्बुलाई से टिश्यू तक होता है, ठीक है। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ, एल्बुलस से लेकर एल्बुलाई टू टिश्यू तक। एल्बुलाई से कहाँ होता है, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट होगा, कितना ml होगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा, किसमें, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, डिलीवर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में खाली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिलीवर हो रहा है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो आप लिख लो इसको, फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो आप डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आप लोग ने समझ गया होगा कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं, कब उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज, कब हाई होता है, कब लो होता है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। सो सेकंड टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब किसका ट्रांसपोर्ट होगा,
CO2 ऑफ, ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी में किस फॉर्म में होता है? सो CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी में किस फॉर्म में होता है? देखो, CO2 बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, CO2 बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, और क्या फॉर्म करता है? कार्बा अमीनो, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। सो आरबीसी में जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है? कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होता है? CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। कितना परसेंट होगा? 23% होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा, 23% ट्रांसपोर्ट होगा। किसके थ्रू होगा? कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो, जो कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा, और बाकी का जो बाकी का बचा है, अगर समझो आप, अगर टिश्यू में इन टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? टिश्यू में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है? CO2 का। सो टिश्यू में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसका? CO2 का हाई होता है। CO2 क्या होता है? हाई होता है। और PO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है। टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? हाई होता है। और पार्शियल प्रेशर O2 का, ऑक्सीजन का कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मोर बाइंडिंग होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? मोर बाइंडिंग होगा। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है और O2 का कम है, तो तब क्या होगा? तब मोर बाइंडिंग होगा। और यही केस अगर एल्वुलाई में देखोगे, इसी को आप एल्वुलाई में देखोगे, तो तब क्या होगा? एल्वुलाई में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होगा, लो रहता है, और O2 का हाई रहता है। ये कहाँ रहता है? ये रहता है एल्वुलाई में, ठीक है। तब क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन कब होगा? जब CO2 का लो लेवल है, ठीक है, CO2 लो है और PO, ठीक है, PO2 हाई है, तब क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, मतलब ब्रेकअप होगा, टूटेंगे, मतलब अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे ये, ठीक है। ये क्या होंगे? HB क्या हो जाएंगे? डिसोसिएशन हो जाएंगे, HbCA, ठीक है, ये अलग हो जाएंगे। कार्बामीन और हेमोग्लोबिन अलग हो जाएंगे कब? जब PO2 का वैल्यू, PO2 हाई है, CO2 कम है। समझ गए बात को? यहाँ तक आप क्लियर हो? फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे डिस्कस करेंगे। देखो अब क्या होगा? अब हम लोग देखेंगे जो CO2 है, जो पार्शियल प्रेशर CO2 कैसे, मतलब जो CO2 है वो कैसे ब्लड के थ्रू, ठीक है ना, कैसे वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किससे? वो 70%, हम लोग मैं आपको बताया था कि जो CO2 है वो 70% ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। सो कैसे 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, उसको देखेंगे। सो आप देखेंगे कैसे 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा। सो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो, जो वाटर है H2O प्लस CO2, ठीक है, ये बाइंड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे किसके प्रोसेस में? कौन सा एंजाइम है? आरबीसी में क्या एंजाइम कौन सा एंजाइम रिच होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये एंजाइम के प्रोसेस में क्या फॉर्म होगा? ये H2CO3 कार्बोनेट। ये क्या है? कार्बोनेट है H2CO3। ये क्या है?
H2CO3 क्या है, कार्बोनेट है। कैसे फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन प्लस CO2 बैंड हुए, कंबाइन में तो फॉर्म हुआ। किसके प्रोसेस में फॉर्म हुआ, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। और क्या फॉर्म हुआ, H2CO3, H2CO3 फॉर्म हुए। आप समझो, फिर से इसका क्या होगा, फिर से इसमें एंजाइम एक्ट करेगा। कौन सा एंजाइम, सेम एंजाइम होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हाइड्रेस। तो क्या फॉर्म होगा समझो, तो फॉर्म होगा इसमें, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयंस। एक HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट। तो आप ध्यान से समझो, इसमें इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में किसका लेवल हाई होता है, टिश्यू में CO2 का लेवल हाई होता है। टिश्यू में क्या होता है, CO2 का लेवल हाई होता है, ठीक है। क्योंकि CO2 जो टिश्यू है उसमें क्या रिलीज हो रहा है, टिश्यू में मतलब कंटिन्यूसली रिलीज होता है CO2, इसीलिए CO2 में कंसंट्रेशन CO2 का हाई होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है। तो अब क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई रहेगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई रहेगा, तब क्या होगा, वाटर और CO2 बाइंड करेंगे, ठीक है, बाइंड करेंगे और फॉर्म करेंगे कार्बोनेट है, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोनेट फॉर्म करेंगे। किसके प्रोसेस में करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम में जिसके प्रोसेस में फॉर्म करेंगे कार्बोनेट। फिर कार्बोनेट का फिर से क्या होगा, फिर से एक कौन सा एंजाइम रिएक्ट करेगा, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस फिर से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट। और क्या फॉर्म होगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के थ्रू प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा किसका, CO2 का। कहाँ से कहाँ होगा, टिश्यू से एल्बुलस तक। कहाँ से कहाँ होगा, टिश्यू से एल्बुलस तक होगा। समझ गए बात, कि कैसे मतलब जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू। समझ गए बात को। अगर आप समझो, मैं आपको बताया अभी टिश्यू के बारे में, टिश्यू कैसे होगा, अगर इसको अपोजिट कर दो, अगर एल्बुलाई में कैसे होगा, एल्बुलाई में क्या होगा, एल्बुलाई में जो बाइकार्बोनेट है, एल्बुलाई में क्या होगा समझो, ये टिश्यू का केस था। अब समझो एल्बुलाई एक कौन सा केस था, ये था एल्बुलाई, ये था टिश्यू में, ये था ये टिश्यू में हो रहा है। आप समझो अब एल्बुलाई में क्या होगा, ठीक है। अब एल्बुलाई में क्या आएगा, बाइकार्बोनेट है। सो एल्बुलाई में क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट फिर से ब्रेक करेगा किसमें, बाइकार्बोनेट ब्रेक करेगा फिर से किसमें, H2CO3 में। बाइकार्बोनेट फिर से डिसोसिएट होगा किसमें, बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होगा किसमें, H2CO3 कार्बोनेट में। H2CO3 मतलब कार्बोनेट में फिर से क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। कौन सा एंजाइम कर रहा है, वही एंजाइम करेगा इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर से जो कार्बोनेट है H2CO3 है, फिर से इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन में लास्ट में क्या बन जाएगा, H2O और CO2। ये केस कहाँ होगा, ये होगा एल्बुलाई में। ये कहाँ होगा, ये होगा एल्बुलाई में। सो आप ध्यान से समझना कि टिश्यू में क्या हो रहा है और एल्बुलाई में हो रहा है, क्या हो रहा है। टिश्यू में एसोसिएट हो रहा है, टिश्यू में क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है, बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब एल्बुलाई में आ रहा है, जब एल्बुलाई में बाइकार्बोनेट आ रहा है तो डिसोसिएट हो जा रहा है। एल्बुलाई में जब बाइकार्बोनेट आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है, H2O प्लस CO2। मतलब ये इरिवर्सिबल है। ये क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, सॉरी, ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। कैसे मतलब HCO3 से HCO3 बन गया, ठीक है। H2CO3 से HO3 बन गया और HCO3 से फिर से H2O3 बन गया। मतलब क्या, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आप समझना, हर 100 ml कितना, हर 100 ml में, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड है अब, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली 4%, कितना परसेंट, 4 ml क्या होता है, 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, 4 ml CO2 डिलीवर होते हैं। समझ रहे बात को।
हर 100 ml एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, कितना खाली 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है किसमें 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और इस एक कौन सा केस है, ये तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का। हम लोग ने अभी पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। O2 में क्या हो रहा था, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में खाली 5 ml, कितना ml 5 ml O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और इसमें कितना हो रहा है 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है 4 ml ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसमें हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, किसमें हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो रहा है। तो ये था आपका टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। एक कौन सा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इसको लिख लो। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो आप डिस्कस करेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किसका रेगुलेशन रेस्पिरेशन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, ध्यान से सुनना समझना तो आपको समझ एक ही बार मजा आएगा। सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो रेगुलेशन होता है किसका रेस्पिरेशन का, कैसे रेगुलेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है, किसके थ्रू होता है ये बाय न्यूरल सिस्टम। किसके थ्रू होता है बाय रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किससे होगा बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के थ्रू क्या होगा रेगुलेशन होगा। न्यूरल सिस्टम के थ्रू क्या होगा रेगुलेशन होगा। सो न्यूरल सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें क्या आता है, इसमें आएगा ब्रेन, इसमें आएंगे ब्रेन। ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है क्या, सो ब्रेन में एक चीज प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के एक रीजन में प्रेजेंट रहता है मेडुला, और ब्रेन के एक रीजन में प्रेजेंट रहता है पोन्स। ठीक है, ब्रेन के एक रीजन में प्रेजेंट रहता है मेडुला और एक रीजन में ब्रेन के प्रेजेंट रहता है पोन्स। मेडुला में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेडुला में क्या होता है, एक प्राइमरी मेडुला में क्या होता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेडुला में। मेडुला में प्रेजेंट होता है, आप समझो बात को, मेडुला में क्या होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होगा मेडुला में। ठीक है, मेडुला में क्या होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होगा। पोन्स में क्या होता है, पोन्स में प्रेजेंट होता है, इसमें होता है न्यूमोटैक्सिक ठीक है, इसमें क्या होता है न्यूमोटैक्सिक होता है, इसमें क्या होता है न्यूमोटैक्सिक होता है, समझ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, इसमें क्या होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। सो समझ, एक दो बात समझो आप, जो ब्रेन के एक रीजन में प्रेजेंट है मेडुला, ब्रेन के एक रीजन पर प्रेजेंट है मेडुला और ब्रेन के एक दूसरे रीजन पर प्रेजेंट है पोन्स। मेडुला में सेंटर कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, प्राइमरी सेंटर क्या है उसका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और
पोन्स में प्रेजेंट है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, पोन्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट है किसमें, पोन्स में। आप देखो ब्रेन के एजेसेंट में, एजेसेंट मतलब नज़दीक, ब्रेन के नज़दीक क्या प्रेजेंट है, एजेसेंट। सो ब्रेन के एजेसेंट कौन है, एजेसेंट कौन है ब्रेन के, उसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव सेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन के एजेसेंट में प्रेजेंट है, एजेसेंट मतलब नज़दीक, ब्रेन के नज़दीक क्या प्रेजेंट है, ब्रेन के नज़दीक प्रेजेंट है कीमोसेंसिटिव एरिया। यहाँ तक आपको फ्लो चार्ट समझ आया, ये पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब समझो एक और चीज प्रेजेंट होता है, उसको भी आप समझ लो। एक होता है एरोटिक, एरोटिक एरोटिक आर्क, एक क्या होता है, एक होता है एरोटिक आर्क और एक होता है कैरोटॉइड, कैरोटॉइड कैरोटॉइड आर्टरी। एक होता है एरोटिक आर्क और एक होता है कैरोटॉइड आर्टरी, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप समझो, अब मैं आपको हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शन समझाऊंगा, कौन कौन सा चीज़ क्या क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेगुलेशन को, मेन रेगुलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेगुलेशन के लिए कौन सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है, मेन। सो मेन रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन के लिए वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन के लिए, मेडुला क्या करता है, मेडुला में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसके बाद देखो जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, पोन्स में क्या प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। पोन्स में जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर वो क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है फंक्शन किसका, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन को। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये मॉडरेट करता है, क्या करता है, ये मॉडरेट करता है, क्या करता है, ये मॉडरेट करता है, किस, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मॉडरेट करता है फंक्शन को, कौन किसके फंक्शन करता है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट है। तो आपको दो बात समझ आ गया, पहला बात जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है एक किसका रिस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन। सेकंड बात जो पोन्स पर क्या प्रेजेंट है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन को, कौन किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम के फंक्शन को मॉडरेट करता है। अब देखो जो इसके ब्रेन में एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है, कीमोसेंसिटिव एरिया। जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, किसके लिए सेंसिटिव होता है, CO2 और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, CO2 और H+ आयन के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर बॉडी में CO2 इंक्रीज हो गया, ठीक है, हम लोग के बॉडी में अगर CO2 इंक्रीज हो गया, H+ इंक्रीज हो गया, तुरंत मतलब ये क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, तुरंत क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं और क्या करता है, ये इसको ब्रेन को रेस्पॉन्स करता है, ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन को क्या करता है, ये रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो किसका रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सेंसिटिव, बहुत मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया में किसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर, इसमें क्या प्रेजेंट है, कीमोसेंसिटिव एरिया में प्रेजेंट है CO2 + H+, CO2 और H+ प्रेजेंट है किसमें, कीमोसेंसिटिव एरिया में। अब देखो जो एरोटिक आर्क और कैरोटॉइड आर्टरी है, जो एराटोइक, ठीक है, जो एरोटिक आर्क और
कैरोटिड आर्टरी है, ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अगर कुछ भी चेंजेस होता है CO2 और H में, CO2 एंड H हाइड्रोजन आयंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ में बॉडी में कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस होगा तो ये रिस्पॉन्स करते हैं, किसको रिस्पॉन्स करेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। किसको रिस्पॉन्स करेंगे ये, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो आप समझो जो मेन फंक्शन है ब्रेन का मेन फंक्शन कौन कर रहा है, रेगुलेशन में मेन रेगुलेशन का फंक्शन कर रहा है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हर कोई सेंटर, हर चीज़ किसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो मेडुला में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो मेडुला में प्रेजेंट है। कौन कौन कर रहा है, पहला कर रहा है निमोटैक्सिक सेंटर, जो क्या करता है, इसके फंक्शन को क्या करता है, फंक्शन को इसके मॉडरेट करते हैं। और कौन है, कीमोसेंसिटिव एरिया, इन सेंसिटिव होता है किसके लिए, CO2 + H+ के लिए सेंसिटिव होता है। और क्या है, एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। कुछ भी बॉडी में चेंज होगा, बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है तो ये रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, आप समझ गए होंगे कैसे कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन सा पार्ट है ब्रेन में जो प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लास्ट टॉपिक हम लोग बचा है, उसको डिस्कस करेंगे अब। सो लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ, किसका डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको डिस्कस करेंगे। सो पहला है डिसऑर्डर अस्थमा। पहला क्या है, अस्थमा। अस्थमा को आप बहुत लोग जानते होंगे कि अस्थमा क्या होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक है, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, किसमें, अगर अस्थमा होगा तो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्वीजिंग होता है। इसमें क्या होता है, क्या कॉज करता है ये, कॉसेस स्वीजिंग, कॉसेस स्वीजिंग। इसमें स्वीजिंग कॉज होता है, जिसके चलते क्या होता है, ब्रीथिंग करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। क्यों होता है ऐसे, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी लिए क्या होता है, अस्थमा होता है, ठीक है। उसी लिए क्या कॉज होता है, कॉसेस स्वीजिंग। क्यों होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, स्वीजिंग होता है। फिर है सेकंड इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा कब होता है और क्यों होता है। जो इम्फाइसीमा है, अगर स्मोकिंग करो, अगर कोई स्मोकिंग करता होगा, अगर कोई स्मोकिंग करता होगा तो उसको क्या होगा, उसको इम्फाइसीमा होगा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, ये डैमेज करता है अल्वियोलर वाल को। क्या करता है ये, डैमेज करता है। डैमेज किसको डैमेज करता है ये, एल्वियोलर वाल को, ठीक है, एल्वियोलर वाल को, ये वाल को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है ये डैमेज करता है एल्वियोलर वाल को। एक कौन सा डिसीज है, इसको बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। एक कौन सा डिसीज है, क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक डिसीज, जो कॉज करता है किसको, एल्वियोलर वाल को डैमेज करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया को डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है। इम्फाइसीमस का होता है, जो रेस्पिरेटरी एरिया का सरफेस एरिया है, रेस्पिरेटरी एरिया का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अगर इम्फाइसीमा होगा तो रेस्पिरेटरी एरिया का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी एरिया क्या होगा, रेस्पिरेटरी एरिया का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उसके चलते क्या होगा,
डैमेज होगा, क्या क्या डैमेज होगा, उसको चलता है डैमेज होगा अल्वियोलर वाल। ठीक है। और ये कौन सा डिसीज़ है, ये है क्रोनिक डिसीज़। क्यों होगा ये, स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट का स्मोकिंग करता होगा, ठीक है, तो उसको होगा ये इम्फाइसीमा। तो क्या होगा, उसको होगा इम्फाइसीमा। तो ये था डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में खाली दो ही गिवन है, अस्थमा एंड इम्फाइसीमा। आपके एनसीईआरटी में खाली दो ही डिसीज गिवन थे। तो इसी के साथ आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।